सही आंसर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? आप लोग कोशिका से सुपरिचित हो कभी ना कभी। कोशिका में अगर आप एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाए तो मानव कोशिका गोला क्या होता है, गोल होता है। इस कोशिका में कोशिका के बीच में क्या होता है, केंद्रक होता है, और केंद्रक के चारों तरफ क्या होती है, कोशिकांग होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी होती है, वैक्यूल्स होती है, राइबोसोम होता है, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और भी साइटोसोम वगैरह, और भी बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। इसमें जीवद्रव्य होती है और केंद्रक द्रव्य होती है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वह कौन सा कोशिकांग है, कोशिका का जो अंग है, कोशिका का अंग को बोलते हैं हम लोग कोशिकांग, वह कौन सा कोशिकांग है जो जिसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहा था। प्रोटीन का फैक्ट्री करता है जो प्रोटीन का निर्माण करे, प्रोटीन का निर्माण करने का अर्थ है कि जो कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करती है। तो कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करती है कौन? राइबोसोम करता है। आप याद रखना, कौन करता है? राइबोसोम करता है। और कौन करता है दोस्त? राइबोसोम करता है। देखिए राइबोसोम करता है। राइबोसोम कहाँ होता है? आपसे पूछ देगा अगर एग्जाम में कि राइबोसोम कहाँ होता है, तो राइबोसोम याद रखिएगा। राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रद्रव्य जलका पर होता है। अंतःप्रद्रव्य जलका भी होती है दो प्रकार का, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है क्या, एक होता है स्मूथ, और दूसरा होता है कभी रफ। एक होता है स्मूथ, एक होता है रफ। याद रखिएगा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, जिसमें से रफ वाले पे होता है राइबोसोम। राइबोसोम का कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का निर्माण करना, इसलिए इसे हम बोलते हैं प्रोटीन का फैक्ट्री बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइडेन और श्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस जीव पर आधारित है? देखिए इसमें ऑप्शन गायब है। चलिए हम आपको ऑप्शन दिखाते हैं। ऑप्शन गायब है इसमें, आपको हम आपको ऑप्शन दिखा रहे हैं। एक मिनट, इसमें ऑप्शन गायब हो गया है। ऑप्शन है लेकिन जो कलर है उस वजह से थोड़ा लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें मेरा फर्स्ट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन है विषाणुओं पर। फर्स्ट ऑप्शन है विषाणुओं पर। सेकंड ऑप्शन है कवकों पर। सेकंड ऑप्शन है कवकों पर। ये आपका ए है, बी है, सी ऑप्शन है आपका जंतुओं पर। और आपका डी में शैवालों पर। किसमें? शैवालों पर। चलिए जल्दी आंसर बताइए। शैवालों पर। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये आप देख लीजिए कि रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है। इसके पहले बार जो क्वेश्चन था वो कब? ALP 2018 पूछा गया। तो हम जो आपको जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, इसलिए आपको इसको बहुत ही ध्यान से और क्या सबके साथ करना है और इसको याद रखना है। इसी टाइप के क्वेश्चन आजकल जो मेनली एग्जाम उसमें पूछे जा रहे हैं, नए टाइप से क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है कि स्लाइडेन और श्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस जीव पर लागू नहीं होता है? देखिए स्लाइडेन और श्वान दो ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत के बारे में कोशिका सिद्धांत दिए थे। कोशिका सिद्धांत क्या है? इन दोनों वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी जीव है उन सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ करता है कि सभी जीव का शरीर कहीं ना कहीं कोशिका होता है। तो आप जाकर यहाँ पे कि जंतु, जितने भी जंतु है, चाहे जंतु में छोटा या बड़ा कोई भी हो, सभी का होगा कोशिका होगा। जितने भी कवक होगा, कवक में कोशिका होता है। सवाल में कोशिका होती है। लेकिन ये विषाणु है जिसे हम लोग बोलते हैं वायरस, आप याद रखिए कि वायरस में कोशिका होता ही नहीं है, और वायरस को ही सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी बोला जाता है। क्योंकि वायरस जब तक ले किसी सेल बॉडी के सेल के संपर्क में नहीं आती है, तब तक ले वो क्या होती है? निर्जीव रहती है। इसलिए जो स्लाइडेन और शैवाल का जो कोशिका सिद्धांत है वह वायरस पर लागू नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के अध्ययन पर केंद्रित है? यानी कि वंशानुक्रम के पैटर्न के अध्ययन पर आधारित है। इसका अर्थ है कि वह कौन सा शाखा है जिसमें वंशागति के बारे में अध्ययन किया जाता है? किस शाखा में? विज्ञान की किस शाखा में वंशागति के बारे में अध्ययन किया जाता है? आपका फर्स्ट ऑप्शन है विकासीय जीव, विकासीय
सॉरी, यहाँ विकासी होना चाहिए, ये विकसित हो गया है, विकासी होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है। विकासीय जीव विज्ञान, सेकंड ऑप्शन आपका है अनुवांशिकी, थर्ड है जैव प्रौद्योगिकी और फोर्थ है मानव शास्त्र। अब बताइए इसमें कौन सा ऐसा विज्ञान की शाखा है जिसमें हम लोग वंशानुगति के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आपको याद होगा हम लोग वंशानुगति आनुवंशिकता में पढ़ते हैं। आनुवंशिकता का पिता किसका आता है? ग्रेगर जॉन मेंडल का आता है। उनके पहले हालांकि जब वे सिद्धांत दिए थे तो समय उनके सिद्धांत को लोगों के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं, जितने भी साइंटिस्ट थे उनके द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं दी गई, क्योंकि इनका जो थ्योरी है ये मैथ के बेस्ट पे थे। और इसके पहले जितने भी साइंटिस्ट ने थ्योरी दे रहे थे उन लोगों का थ्योरी मैथ बेस्ट पे नहीं था। साथ ही साथ जब ये सिद्धांत दिए थे उस समय एक बहुत ही महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन प्रकृतिवाद के बारे में लोगों को समझा रहे थे, इसलिए सभी लोगों का ध्यान उनकी तरफ था। इनके द्वारा दिए गए सिद्धांत पे लोगों का ध्यान नहीं गया। लगभग 10 वर्षों के बाद इनके मरणोपरांत इनके सिद्धांत को मान्यता मिली है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। और आपसे पूछेगा कि फादर ऑफ क्या, आपसे पूछेगा कि अनुवंशिकी का पिता किसका था? तब बोलिएगा ग्रेगर जॉन मेंडल का आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? मैंने एक ऐसा कोशिकांग करते हैं कोशिका का अंग, वह कौन सा कोशिकांग जो सिर्फ पादप कोशिका में ही पाई जाती है? तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है, राजधानी है, लाइसोसोम और लवक। आपको बता रहे हैं कि इन चारों में से ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो सिर्फ पादप कोशिका में ही पाई जाती है? तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी बार बहुत सारे एग्जाम में रिपीट किया गया है, सब कुछ को ध्यान रखना है। देखिए ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, हालांकि ये जंतु कोशिका में होती है और पादप कोशिका दोनों में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया कार्य क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन का संश्लेषण करती है। किसका? ऊर्जा का संश्लेषण करती है। किसका भाई साहब? ऊर्जा का संश्लेषण करती है, इसलिए इसे हम ऊर्जागृह या पावर हाउस ही बोलते हैं। और आपसे पूछेगा राजधानी क्या है? इसे हम बोलते हैं वैक्यूल्स क्या करता है? तो वैक्यूल्स भाई साहब, अब ध्यान रखिएगा, वैक्यूल्स पेड़ पौधों में और चाहे जंतु में ये पानी स्टोर करने की क्या है? टंकी की तरह है। सिर्फ और सिर्फ ये पानी को स्टोर करती जमा करती है। और अब ये भी बात रखिएगा कि जंतु कोशिका की अपेक्षा पादप कोशिका में राजधानी बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधों को बार बार पानी नहीं मिल पाता था, उन लोगों में राजधानी बड़ा होता है। जब भी उनको कभी पानी मिलती है तो बहुत अधिक मात्रा में पानी को लेकर के और अपने राजधानी में स्टोर कर लेती है, और उसी पानी से अपना भोजन का संश्लेषण हमेशा करती रहती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। सेकंड ऑप्शन आपका है लाइसोसोम। आप लाइसोसोम के बारे में याद रखिएगा, इसके बारे में काफ़ी बार एग्जाम पूछेगा आपसे कि आप बताइए हमें कि आत्महत्या की थैली किसे कहता है? आत्महत्या की थैली किसे कहता है? तब याद रखिएगा लाइसोसोम को कहता है। किसे कहता है? लाइसोसोम कहता है। क्यों? क्योंकि सर इसमें एक ऐसा अपघटक एंजाइम पाया जाता है जिससे अगर कोई कोशिका कार्य करना बंद कर दे या कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, इस केस में लाइसोसोम फट जाता है और ये पूरी कोशिका को क्या करता है? अपने में ऑब्जर्व कर लेता है, गला लेता है। इसलिए इसे हम लोग आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। ठीक है, आपका फोर्थ ऑप्शन है लवक, जो आपके इस प्रश्न का आंसर है। इस प्रश्न का आंसर क्या है? लवक एक ऐसा कोशिकांग है जो सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में होता है। और आप देखिएगा लवक बेसिकली 3 प्रकार का होता हैं। कौन कौन? एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, चलिए हिंदी देते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। एक होता है क्रोमोप्लास्ट। एक होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। ये लवक बेसिकली पेड़ पौधे में 3 प्रकार की होती है। क्या? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। इसका कार्य रखिएगा। ल्यूकोप्लास्ट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अवर्णीय लवक। क्या बोलते हैं? अवर्णीय लवक। बहुत बार इंग्लिश लिखता है, बहुत बार एग्जाम में इंग्लिश लिखता है, इसलिए देगा आपको ल्यूकोप्लास्ट। इसलिए आपको इंग्लिश भागना नहीं है, इंग्लिश को याद रखना है, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ये होता है क्रोमोप्लास्ट। क्या? क्रोमोप्लास्ट को बोलते हैं हम लोग वर्णीय लवक। क्या बोलते हैं? वर्णीय लवक। और आपके यहाँ है क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं हरित लवक। क्या बोलते हैं हम लोग? हरित लवक। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है?
तब रखिएगा ल्यूकोप्लास्ट पेड़ पौधों की जरूरत पड़ जाती है और ये मुख्य रूप से भोजन का संग्रह माने भोजन का संग्रह करती है, भोजन को इकट्ठा करती है। पूछा आपसे क्रोमोप्लास्ट यानी कि वर्णी लवक का क्या कार्य है? तो वर्णी लवक फल फूल एवं पत्तियों को फल फूल को क्या करती है? रंग प्रदान करती है। और जब का हरित लवक है ये किस रंग का होता है? हरित लवक के अंदर ही होता है क्या? क्लोरोफिल। आपको याद होगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ होता है? हरित लवक के अंदर ही होता है। और क्लोरोफिल ही एक ऐसा अपघटक है जिसके कारण पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अगर ये क्लोरोफिल ना होती तो आज पेड़ पौधे भी अपना स्वपोषी पोषण नहीं कर पाता। यही क्लोरोफिल है जो सूर्य प्रकाश को अवशोषित करता है और इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, जिसका उपयोग पेड़ पौधे अपने भोजन के संश्लेषण की प्रकाश संश्लेषण में करते हैं आपका। और एक बात और याद रखिएगा कि हरित लवक के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होता है एक धातु जो जिसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम। क्या? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम धातु कहाँ होता है? तो का क्लोरोफिल के अंदर होता है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जो केवल पादप कोशिका में होती है? तो लवक है। यह सिर्फ और सिर्फ पादप में होता है, जंतुओं में नहीं होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का नीचे दी गई कोशिका की पहचान करें। यानी देखिए, ये भी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी की है 2022 के। जितने भी क्वेश्चन हम आपको ले रहे हैं ये सभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। सो आपको इसको ध्यान से करना है। देखिए, नीचे दी गई कोशिकांग की पहचान करना है। ये कौन सा कोशिकांग है? ये कौन सा कोशिका है? कौन सा कोशिका है? इसकी पहचान करना आपको। देखिए, ऑप्शन है तंत्रिका कोशिका, पेशीय कोशिका, वृक्क कोशिका और अस्थि कोशिका। चलिए जल्दी आंसर बताइए इसका कमेंट में। चलिए बताते हैं हम। ये क्या है? तो यह एक प्रकार क्या है? तंत्रिका कोशिका है। यह क्या प्रकार की? यह एक तंत्रिका कोशिका है। कौन कोशिका है? तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका कोशिका कार्य याद रखिएगा। तंत्रिका कोशिका के द्वारा ही हमारे ब्रेन से शरीर के दूसरे भाग तक तथा शरीर के किसी भाग से ब्रेन तक सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। ठीक है। दूसरा पेशीय कोशिका से ही हमारे क्या होती है? हमारी मांसपेशियां बनी होती है। वृक्क कोशिका से क्या होती है? हमारी वृक्क कोशिका आप जानते हैं जिसे हम बोलते हैं किडनी। क्या बोलते हैं हम लोग? किडनी बोलते हैं भाई साहब। किडनी जो है, बेसिकली किडनी के अंदर होता है वृक्क। तो याद रखिए, वृक्क किससे बना होता है? वृक्क कोशिका से मिलकर बना होता है, जिसका काम है जो मुख्य रूप से तो वृक्क कोशिका तो मुख्य रूप से का रक्त को छानने का काम करता है। ऑप्शन देखिए, एग्जाम में कई बार पूछा गया है आपसे। और आपसे एग्जाम में कभी भी पूछ ले कि रक्त का शुद्धिकरण, रक्त का, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, ध्यान से कर लीजिए। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? और आपसे पूछे कि रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, तो आपको आंसर बनना है लंग्स यानी कि फेफड़ा। क्या बनना है? लंग्स यानी कि फेफड़ा। बट अगर आपसे कोई पूछे कि रक्त को छानने का काम कौन करता है? रक्त को छानने का काम, रक्त को छानने का काम, रक्त को छानने यानी कि अशुद्धि को दूर करने का काम करता है, छानने का कार्य करता है हमारी वृक्क यानी कि किडनी। क्या करती है भाई? वृक्क यानी कि किडनी ब्रेक करती है। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मेंडल के प्रयोग में जब F1 पीढ़ी के पौधे स्वपरागित थे तो उनके जीन बहुरूपी का अनुपात, यहाँ का छूट गया, जीन बहुरूपी का अनुपात क्या था? यानी पहली पीढ़ी की बात हो रही है यहाँ पे, याद रखिएगा। पहली पीढ़ी में देखिए यहाँ पे दो शब्द होता है, एक आता है जीनोटाइप, एक आता है फिनोटाइप। जीनोटाइप का अर्थ है कि अंदरूनी की यानी कि जीन बहुरूपी का अनुपात, एक होता है फिनोटाइप का अर्थ होता है कि लक्षण बहुरूप, जो बाहर से दिखाई देती है हमको। जीन बहुरूप यानी कि जो जीनोटाइप है वो दिखाई नहीं देती है, वो किसी जीव की अंदरूनी गुण है। जबकि लक्षण स्वरूप जो है किसी बाहर मैंने लक्षण, किसी भी जीव के लक्षण को हम लोग बाहर से देख सकते हैं। तो अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि जीन बहुरूप यानी कि जीनोटाइप, जीन बहुरूप का है तो जीनोटाइप। और आपसे जीनोटाइप पूछे और कहाँ और किस पीढ़ी में पूछे आपसे? F1 पीढ़ी में। तो जीन बहुरूपी का अनुपात होता है 1:2:1 यानी कि 1:2:1 होता है। और भाई आपका फिनोटाइप का अनुपात पूछा यानी कि लक्षण बहुरूपी का अनुपात पूछा आपसे, अगर लक्षण बहुरूपी का अनुपात पूछे तो उसका बनना है 3:1। यानी अगर सेकंड पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में आपसे पूछ ले ये किसी का नहीं है तो फर्स्ट पीढ़ी की, और आपसे दूसरी पीढ़ी पूछ ले तो दूसरी पीढ़ी में आप जीन बहुरूप का अनुपात बता पाना मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसलिए आपको ये एग्जाम में कभी भी नहीं पूछा जाता है। और लक्षण बहुरूप आपको याद रखना है, जो काफ़ी बार पूछा गया है।
ये होता है 9:3:3:1, आपको याद रखना है। चलिए, और क्वेश्चन आपका है कि मेंडल के प्रयोग में जब F1 पीढ़ी में पौधे स्वप्रगित थे तो उनके जीन पौरुषी का अनुपात क्या था। चलिए आप बताइए इसका आंसर जल्दी से। तो क्या पूछ रहा है, F1 पीढ़ी की बात हो रही है और जीन पौरुष पूछ रहा है, तो क्या मानेंगे हम, जीन पौरुष क्या होता है 1:2:1 होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। देखिए प्राकृतिक चयन आ गया ना, जब अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि जब मेंडल साहब ने अपने प्रयोग को क्या कहते हैं प्रसारित किए थे, तो उस समय इनके प्रयोग पर ध्यान नहीं दिया गया। कारण क्योंकि उस समय जो एक वैज्ञानिक है चार्ल्स डार्विन, ये काफ़ी महान वैज्ञानिक थे और इनका प्रयोग आज तक विख्यात है। और ये उसमें बहुत नए नए तरह के प्रयोग कर रहे थे, इसलिए सभी वैज्ञानिकों का ध्यान किसकी तरफ था, चार्ल्स डार्विन की तरफ था। इसलिए उस समय जब मेंडल ने अपने अनुवांशिकी का नियम दिया तो उनके नियम की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया था। देखिए क्वेश्चन है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो उस समय प्राकृतिक चयन का अर्थ है सर कि किसी भी जीव को प्रकृति चयन करती है। अगर आप किसी इन्वायरमेंट में, किसी पर्यावरण में सर्वाइव करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो आपको उस प्रकृति के अनुसार ढलना होगा, उस प्रकृति के अनुसार जीना होगा, अन्यथा आपको किसी न किसी तरह से या तो आपकी मृत्यु हो जाएगी या फिर आपको जगह छोड़ कर वहाँ से हट जाना होगा। यानी कि इनके अनुसार कि किसी भी जीव किसी विशेष परिस्थिति में रहने लायक हो, अगर कोई जीव किसी परिस्थिति में रहता है तो उसको उस परिस्थिति के अनुसार ही जीना पड़ता है। इसे हम बोलते हैं प्राकृतिक चयन का नियम। और ये दिए थे कौन, चार्ल्स डार्विन ने। कौन दिए थे, चार्ल्स डार्विन ने दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने सुझाव दिया कि जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक पदार्थों से हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइए। देखिए ये तो होगा नहीं, आप जान रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तक कथी अगर चाहिए। देखिए एग्जाम्स में जरूरी नहीं है कि सभी क्वेश्चन हमको याद ही हो, हम लोग ऑप्शन से भी काम कर सकते हैं अगर आपको कुछ हद तक आइडिया हो तो। देखिए चार्ल्स डार्विन, आप जानते हैं कि चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिकवाद के सिद्धांत दिए थे। ग्रेगर जॉन मेंडल ने एक आनुवंशिकता का सिद्धांत दिए थे। अगर आपको कम से कम 2 ऑप्शन छाड़ देते तभी आपको 50% ऑफ चांस है कि अब आपका आंसर सही होगा, क्योंकि या तो ए नहीं तो डी आंसर होगा, क्योंकि बी से तो कट गया पहले ही। तो आप देख लीजिए स्टैनली एल मिलर तो होगा नहीं। अब इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जेबीएस हलदार होगा। कौन होगा, जेबीएस हलदार होगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जनन के मूल घटना क्या है। यानी जनन के मूल घटना माने जनन किस कारण होता है। जन्म की प्रक्रिया होने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है। तो आप जानते हैं जन्म में सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या होता है, डीएनए का होता है। कि किसका होता है, डीएनए। किसका होता है सर, डीएनए डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड का होता है। डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड का होता है। क्यों, आप कहते होगा क्यों, क्योंकि सर आप भी जानते हो कि किसी भी जीव का, चाहे दुनिया में कितनी भी वैरायटी का जीव क्यों ना हो, कितने भी वैरायटी मानव क्यों ना हो, हर एक मानव के जीन में कुछ ना कुछ चेंजेस, कुछ ना कुछ बदलाव होता ही है। इसलिए किसी भी दो व्यक्ति का जीन कभी भी एक समान नहीं हो सकता है। तो ये जनन की जो कथी है विविधता है, ये डीएनए का नहीं होता है। ऑप्शन जो पहला है प्रोटीन का निर्माण, देखो भाई जनन के लिए प्रोटीन की क्या आवश्यकता है, ये तो पहले गलत हो गया। दूसरा है आरएनए की प्रकृति। तीसरा है कोशिका विभाजन और चौथा है डीएनए की प्रकृति। देखिए आरएनए की प्रकृति बनना कुछ जीव में होता है, इसमें आप कुछ जो वायरस है या कुछ बैक्टीरिया उसमें है। लेकिन अगर आप बेसिकली आपसे पूछे सीधे कि जनन के लिए मूल घटना मैंने मुख्य रूप से किसका योगदान होता है, तब मुख्य रूप से आप मारिएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डीएनए की प्रकृति बनना। डीएनए की प्रकृति बनना, बाकी कोशिका विभाजन तो होगा नहीं, आरएनए तो होगा नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कोशिका के डॉट में ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है। माने कोशिका में वह कौन सा कोशिकांग है जो ग्लूकोज से क्या करता है, पायरुवेट का निर्माण करता है। ग्लूकोज से
पायरुवेट का निर्माण करता है। देखिए, और आपको थोड़ा सा याद हो तो ग्लूकोज से पायरुवेट बनाने की प्रक्रिया को हम लोग ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। बहुत बार पूछा गया है, क्या कहते हैं हम लोग? ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है? आपको ये भी याद रखना है, कोशिका द्रव्य में होता है। कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनता है? ग्लूकोज से बनता है पायरुवेट, और पायरुवेट से बनता है एटीपी, और एटीपी से बन जाता है ऊर्जा। एटीपी से ऊर्जा कहाँ बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया बनता है। लेकिन भाई साहब हमसे पूछा है कि ग्लूकोज से पायरुवेट कहाँ बनता है? ग्लूकोज से पायरुवेट कहाँ बनता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी, किस बनता है? कोशिका द्रव्य बनता है। कहाँ बनता है? कोशिका द्रव्य बनता है। कोशिका द्रव्य में आप याद रखिएगा कि 4 एटीपी प्लस होता है। ये 4 एटीपी पर 2 भाग में टूट जाता है, 2 + 2, और ये 2 एटीपी मिलकर 2 एटीपी जा करके जो हम लोग पाचन के फलस्वरूप जो ग्लूकोज बनता है उसे टूट करके और 2 पायरुवेट का निर्माण करता है। रखिएगा, कितने पायरुवेट का निर्माण करता है? 2 पायरुवेट का निर्माण करता है। कितने पायरुवेट का निर्माण करता है? 2 पायरुवेट का निर्माण करता है। कितने? 2 पायरुवेट का निर्माण करता है। अब देखिएगा, एक पायरुवेट में कितना होता है सर? एक पायरुवेट में कितना? 17 एटीपी होता है। कितना? 17 एटीपी होता है। तो 17 दूना 34 एटीपी हो गया। कितना हो गया? 17 दूना 34 एटीपी यहाँ हो गया, और 2 यहाँ बचा हुआ था। कितना हो गया? 34 और 2 36, और 36 एटीपी मिल करके क्या होता है? कोशिका में हम लोग को क्या होती है? कितना? सॉरी, माफ कीजिएगा, यहाँ 18 बनता है सर, 18 बनता है। कितना? एक पायरुवेट में 18 एटीपी होता है, और 18 दूना 36 एटीपी हो गया, और 2 गया, कितना होगा? 18 और 2 18 दूना 36 और 2 38 एटीपी मिल करके क्या होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण कर लेती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? यानी यह वह कौन सा माने कोशिका का कौन सा अंग है जो जब हम लोग कोई विषाक्त सामान खाते हैं या फिर जैविक दवा वगैरह बनती है, मेडिसिन बनता है, तो उसमें कुछ जहरीले पदार्थ होता है, उससे खत्म कर देता है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए सर, पहला आंसर है, सेकंड ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया काम कार्य आप जानते हैं क्या? यह मुख्य रूप से ऊर्जा का क्या करती है? ऊर्जा का निर्माण करता है। इसे हम लोग कहती कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। राइबोसोम ये प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए इसे हम कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। और चौथा राजधानी ये क्या करता है? ये पानी को स्टोर कर, जल को स्टोर करती है। तो पहले छट गया, इतने क्वेश्चन क्या होगा? पहले छट गया, तो क्या बच गया आपको? मेरा अंतःप्रद्रवी जालिका। तो इसका आंसर होगा अंतःप्रद्रवी जालिका। याद रखिएगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि क्या? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार की होती है, यानी कि इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये होता है 2 प्रकार का। पहला होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और सेकंड होता है क्या? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें से क्या? अब यहाँ सीधे लिखा गया है कि अंतःप्रद्रवी जालिका करता है। अब आपको यहाँ पे स्पष्ट नहीं किया गया है कि अब वह कौन सा अंतःप्रद्रवी जालिका है, स्मूथ है या रफ है। तो आपको सिर्फ मानना किसे? अंतःप्रद्रवी जालिका। अगर अंदर से जाकर पूछ ले तो ऐसा कोई नहीं है। आप जानते हैं कि किसी भी कोशिकांग में जो मुख्य संरचना है इसका, किसका? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वह सेम ही है। लेकिन जिस वाले भाग पे क्या होता है? राइबोसोम होता है। जिस वाले भाग पे राइबोसोम होता है उससे हम बोलते हैं क्या? रफ। और जो वाला भाग चिकना होता है उससे हम बोलते हैं स्मूथ। और एक क्वेश्चन ऐसे और याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछे कि कोशिका का कंकाल किससे कहता है, तो इसका आंसर होगा कौन? अंतःप्रद्रवी जालिका, यानी कि ER, इस शॉर्ट में बोलते हैं ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिकाओं में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का एक मिनट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिकाओं में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण कर? देखिए आपको हम शुरू में एक क्वेश्चन बता दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण, आप जब भी आपसे कभी भी आपसे लवक के बारे में पूछे तो लवक के बारे में क्या उम्र एग्जामिनर क्या पूछ सकता है? उसके बाद सिर्फ बेसिकली लवक के बारे में पूछने के लिए कुछ है नहीं। देखिए लवक के बारे में अगर पूछेगा तो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि वह कौन सा कोशिकांग है जो सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में होती है, तो उसका आंसर होगा पहली लवक। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि लवक के बारे में, लवक हम बोलते हैं प्लास्टेड बोलते हैं इंग्लिश में, प्लास्टेड, ये याद रखिएगा। अब और आप लोग इंग्लिश मत भागिएगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में अब जो है लवक छोड़ करके वो लिख देगा इंग्लिश प्लास्टेड।
तो आपका कहानी खत्म हो जाएगा। इसलिए आप इंग्लिश भागिएगा नहीं, कोशिश कीजिएगा कि इंग्लिश को लेकर चले हम, ठीक है। ये लोग बेसिकली होता है 3 प्रकार का। हम अभी आपको बताया है, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट जिसे हम बोलते हैं हिंदी में वर्णी लवक। क्या बोलते हैं? अवर्णी लवक, अवर्णी लवक। ध्यान रहे कि बहुत सारे एग्जाम में हम बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन देखे जिसमें ल्यूकोप्लास्ट ना लिखेगा इंग्लिश में और ना लिखेगा हिंदी में, इसका लिख देगा इंग्लिश, यानी कि ल्यूकोप्लास्ट ऐसे लिख देगा ल्यूकोप्लास्ट। सो आप इसका ध्यान रखिएगा, ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट। सेकंड होता है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट यानी कि वर्णी लवक। और थर्ड होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जिसे हम बोलते हैं हरित लवक। क्या बोलते हैं? हरित लवक। और इसका कार्य भी आपको अभी ही बताए हैं, बस थोड़ी देर पहले। आप यहाँ पे बेसिकली याद रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण बात कि ल्यूकोप्लास्ट कहाँ होता है, पूछेगा इसका स्थानीय कहाँ पाया जाता है। तो भाई साहब ये पेड़ पौधों की जड़ों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जड़ों में मिलेगा और तना मिलेगा। इसका कार्य क्या है? तो भाई साहब इसका सबसे प्रमुख काम है, इसका सबसे प्रमुख काम क्या है? रखिएगा इसका सबसे प्रमुख काम है ये भोजन का संग्रह करता है। ये भोजन का संग्रह करता है। भोजन का क्या करता है? संग्रह करता है, यानी इकट्ठा करता है। बस इसलिए यही क्वेश्चन पूछेगा। सेकंड है क्रोमोप्लास्ट। क्या? क्रोमोप्लास्ट ये क्या करता है? तो सर यानी इसे बोलते हैं वर्णी लवक। और वर्णी लवक का एक ही काम है फूल एवं बीज का तो फलों में रंग को प्रदान करना, यानी रंग को देना, जैसे कि पीला, हरा, नीला जो भी हो, यानी कि फूल एवं कथी बीज में रंग प्रदान किस कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट कारण होता है। और थर्ड है आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या? क्लोरोप्लास्ट। क्या सर? क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक। हरित लवक के अंदर ही होती है क्या? हरित लवक के अंदर ही पाया था, आपको अभी बताया है। क्या? क्लोरोफिल। क्या होता है सर? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल एक ऐसा पेड़ पौधों का आप कर्ज की देवा चीज़ है जिसमें एक सेकंड रुकिएगा, जिसमें जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, जिसके कारण पेड़ पौधे में स्वपोषण की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। ये बात याद रखिएगा। क्लोरोफिल के कारण ही संभव हो पाता है। क्लोरोफिल के अंदर एक धातु होती है जिसे बोलते हैं मैग्नीशियम धातु। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से इतना क्वेश्चन पूछेगा। क्लोरोफिल का अगर रंग पूछेगा आपसे तो याद रखिएगा ज़्यादातर होता है हरे रंग का, ज़्यादातर क्या होता है? हरे रंग का। लेकिन इसमें बेसिकली दिखा गया है कि पीला और क्या गुलाबी भी बहुत बार देखने को मिलेगा आपको, लेकिन ये बहुत ही कम मिलता है। बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे कि क्लोरोफिल किस रंग का होता है तो आप बोलिएगा हरे रंग का होता है। और एग्जाम में भी इतना कन्फ्यूजन नहीं देता, वो हरा रंग देगा। अगर वो हरा रंग देगा तो पीला और गुलाबी कभी नहीं देगा, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा। ये कहाँ होता है? ये पत्तियों में होता है। कहाँ होता है? पत्तियों में होता है और तना में होता है। पत्ती और तन में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर का पौधा की निम्नलिखित में से किस गुण का उपयोग नहीं किए थे? देखिए आप जानते हैं कि मेंडल साहब ने जब अपने प्रयोग कर रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले किसकी मटर के पौधे का चुनाव किए थे। क्यों? क्योंकि इसकी जीवन काल नहीं, इसमें संतान उत्पत्ति की क्षमता बहुत कम होती है। लगभग 90 दिन के अंदर में जो है एक नई पीढ़ी का निर्माण हो जाता है। अगर मेंडल साहब किसी मनुष्य पे अपना प्रयोग कर रहे होते तो ऐसा होता है कि सर उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने में पता लगता है कि 60 साल लगता है, 70 साल। और सर उतने दिन में बताइए कि एक व्यक्ति कम से कम 10 से 15 मैंने किसी व्यक्ति के अंदर, किसी भी मनुष्य के अंदर कितना 15 साल के बाद में उसका जनन क्षमता विकसित होती है। और जनन क्षमता विकसित होगा 15 साल, 5 साल के बाद फिर जाएगा। कम से कम साहब ने अगर प्रयोग शुरू किए होंगे तो कम से कम 35 से 40 साल में किए होंगे। अगर 40 की उम्र में किए होंगे तो एक मनुष्य को कितना साल लगेगा? 15 साल कम से कम लगेगा अगला पीढ़ी बनाने में। तो पता लगा इनका उम्र कितना हो गया? 55 हो गया। और 2-3 पीढ़ी देखते तब तक इनका कहानी खत्म हो जाता है। इसलिए इन्होंने एक ऐसे पौधा का चुनाव किए, एक ऐसे जो है जीव को चुनाव किए जिसमें प्रजनन क्षमता जो है क्या हो, जिसकी जो अगले पीढ़ी बनाने की क्षमता हो थोड़ा कम हो। तो सबसे अच्छा और सबसे आसान, सब जगह उपलब्ध और सबसे सरल चीज़ मिला इनको का मटर का पौधा। इसलिए इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किए थे? मटर के पौधे पे किए थे। ये बात रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन आपका है, जब वो क्वेश्चन कह रहा है कि इन्होंने मटर के पौधे किस गुण का उपयोग नहीं किए थे। देखिए इन्होंने बीज की आकृति का उपयोग किए थे, गोल और झूठदार बीज। इन्होंने फलों का रंग का उपयोग किए थे। इन्होंने मटर के पौधे की
पौधे की लंबाई, भाई ये तो इनका सबसे फेवरेट था, कौन वाला, ये वाला। इन्होंने सबसे पहले कथी फल की जो आकार है, लंबाई है, बौने और लंबे पर ही अपना मैंने प्रयोग की शुरुआत किए थे। तो ऑप्शन कौन है, पत्तों की आकृति। पत्तों की आकृति इन्होंने नहीं रखा था, क्योंकि पत्ता से इनको कोई खास मतलब नहीं था, इसलिए ऑप्शन कौन होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि किस गुण का उपयोग नहीं किए थे, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन में है कि नहीं किए थे, तो आंसर कौन होगा, कथी, पत्ती का आकार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए हैं कि ग्लूकोज का विघटन कहाँ होता है। ग्लूकोज का विघटन सबसे पहले अगर पाचन के बाद में होती है तो कोशिका द्रव्य में होती है। कोशिका द्रव्य में कितना, 4 गो एटीपी होता है, और 4 गो एटीपी में ये दो भाग बढ़ता है, 2+2, और 2 गो एटीपी मिल करके ग्लूकोज को तोड़ करके और क्या बनाता है, पायरुवेट बनाता है। अभी पता है आपको, पायरुवेट बनाता है। पायरुवेट कितने अणु बनते हैं, पायरुवेट के 2 अणु बनते हैं, पायरुवेट के 2 अणु बनते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को ग्लूकोज से टूटकर पायरुवेट बनने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। आपको इसको ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज को तोड़कर पायरुवेट बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया बोलते हैं। और इसमें पायरुवेट कितने अणु बनते हैं, 2 अणु बनते हैं। एक पायरुवेट के अणु में कितने एटीपी होते हैं, तो एक पायरुवेट के अणु में 18 एटीपी होते हैं। इसलिए 2 मिलकर बनता है, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और ये 2 एटीपी होता है कितना, 18 दूनी 36 एटीपी यहाँ हो गया, और 2 एटीपी यहाँ पर से बचे हुआ है, तो 36 और 2 कितना हो गया, 38 एटीपी मिलकर जाता है कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में उसी 38 एटीपी से क्या बनता है, फिर से हमारी माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी यानी कि ऊर्जा का निर्माण करती है। चलिए, तो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि आपको बोल रहा है कि मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन के द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए निम्नलिखित में से किस गैस की आवश्यकता होती है। देखिए, आप जानते हो भाई, हाइड्रोजन के हमारे अंदर कोई जरूरत है नहीं, जबकि इसकी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए भाई, आप जानते हैं कि जब भी माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण करती है, ऊर्जा का संश्लेषण करती है, तो वहाँ से एक गैस निकलती है जिससे हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऐसे बहुत पूछा गया है कि श्वसन की ऊष्माक्षेपीय विक्रिया, और ऊष्माक्षेपीय विक्रिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि ऊष्माक्षेपीय विक्रिया में जब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया जब ऊर्जा का निर्माण करती है, तो वह ऊर्जा के साथ साथ वह कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या करती है, उत्सर्जित करती है। इसलिए हम लोग बोलते हैं श्वसन। पूछा आपसे कभी कि श्वसन कैसे विक्रिया, तो आपको बोलना ऊष्माक्षेपी करते हैं जिसमें ऊष्मा बाहर निकले। क्यों सर, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये क्या करती है, ये गर्म होता है और जब बाहर निकलता है, तो इसी कारण हम लोग बोलते हैं श्वसन को ऊष्माक्षेपीय विक्रिया। क्यों, आप पूछेगा कि आपसे कि कार्बन डाइऑक्साइड कब बनता है, तो आपको जवाब देना है कब, तो ऊर्जा बनने के बाद। जब हमारी कोशिका में ऊर्जा बनता है, तो ऊर्जा बनने के बाद में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिर कहाँ, रक्त मिलता है, और रक्त में मिलकर के हमारे फेफड़ा में आता है, फेफड़ा से फिर ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। आपका सेकंड ऑप्शन नाइट्रोजन जब बहुत ही खतरनाक है, याद रखिएगा। नाइट्रोजन का मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। हालांकि प्रकृति में सबसे ज़्यादा गैस, सबसे ज़्यादा पूछिएगा तो सबसे अधिक पाया था 78% होता है नाइट्रोजन, ठीक है। और ऑक्सीजन की बात कीजिएगा, ऑक्सीजन कितना होता है, 21% होता है। जिसमें पूछेगा श्वसन में कितने परसेंट ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो मात्र 4%। कितने, 4%। हम लोग सांस लेते हैं, पूरा हवा सांस लेते हैं, लेकिन हवा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को गैस हमारे जो लंग्स है, फेफड़ा में से ही बाहर कर देता है। लेकिन मात्र 4% ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर रक्त के माध्यम से आता है, और उसी के द्वारा हमारी बॉडी में क्या बनती है, एनर्जी बनती है, ठीक है। और नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन, और एक और है कार्बन मोनोऑक्साइड, याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। जब हम किसी लकड़ी या किसी चीज़ को जलाते हैं, तो वहाँ से जो गैस निकलती है उससे हम लोग बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ठंडी के दिनों में कभी भी हम लोग क्या करते हैं, रूम को गर्म रहने के लिए अपने घर या अपने कमरे में आग जलाकर और पूरा खिड़की दरवाजा बंद करके सो जाते हैं। अगर ऐसा कभी भी मनुष्य को नहीं करना चाहिए, कारण क्योंकि जो
उससे निकलने वाला गैस होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसा गैस है जो अगर बहुत अत्यधिक मात्रा में आपके आपके लंग्स में जमा हो गया तो वह ऑक्सीजन की आपूर्ति को बंद कर देता है। और अगर ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो गई तो समझ सकते हैं कि आपकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए हम लोग कभी भी वो वाला काम नहीं करना चाहिए। और एक बात और समझ लीजिएगा कि ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में ले जाने का काम पूरे बॉडी में ले जाने का काम कौन करता है? वो करता है आरबीसी। कौन करता है? आरबीसी। और आरबीसी कौन करता है सर? आरबीसी करता है। आपको देखना कि आरबीसी जो क्या है रेड ब्लड सेल, या आरबीसी खास करके किसको? ऑक्सीजन को तो ले जाता है। अगर इसे ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड में किसी एक को चुनना पड़े तो ये ज़्यादातर चुनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड को। इसका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसलिए हम लोग को कार्बन मोनोऑक्साइड मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड के संपर्क से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब भी इसको कार्बन मोनोऑक्साइड अगर अत्यधिक मात्रा में मिलने लगे तो ये हमारे बॉडी के अंदर फेफड़े में से ऑक्सीजन को छोड़ किसी कार्बन मोनोऑक्साइड को लेकर जाने लगती है, जिसकी आवश्यकता हमारी बॉडी में नहीं होती है और हम लोग को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑक्सीजन। किसकी आवश्यकता होती है भाई? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरो में, और आप देख पा रहे हैं कि हर एक क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ, हर एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ। सो आप हर एक क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा। सभी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है और वो भी लेटेस्ट एग्जाम का। ठीक है, सो ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा है। ये वाला जो है ये अपनी तरफ से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है। जियो में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? यानी जियो में विविधता क्यों उत्पन्न होता है? देखिए, जियो में विविधता उत्पन्न क्यों होता है इसके बारे में जो मेंडलीव साहब ने तो बताए ही थे, लेकिन मेंडलीव साहब के अनुसार और क्या था, चार्ल्स डार्विन के अनुसार याद रखिएगा, जियो में विविधता उत्पन्न होने का कारण है अनुकूलन। क्या? अनुकूलन। लेकिन इनके बाद में बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अनुकूलन को क्या किया, इसकी जो उनकी अवधारणा थी इसे गलत कर दिया गया। और बहुत सारे वैज्ञानिकों के अनुसार बाद में यह बताया गया था कि सिर्फ अनुकूलन तो है ही, अनुकूलन बहुत कम हेल्प करता है जीवों की विविधता में, जबकि सबसे ज़्यादा हेल्प कौन करता है? सहभागिता कौन करता है? सहभागिता करता है। उत्परिवर्तन ये है, तो कौन होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए हो सकता था। कब? जब सहभागिता ना हो तब। ठीक है, तो इसका आंसर मारेंगे अगर सहभागिता होगा तो आंसर मारेंगे सहभागिता, अगर सहभागिता ना हो तो आंसर क्या मारेंगे हम लोग? अनुकूलन मारेंगे। तो ये डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर। ठीक है, कि एग्जाम में कैसे ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, और उत्परिवर्तन तो होगा नहीं और इनमें सभी तो होगा नहीं। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सहभागिता। अगला क्वेश्चन है अनुवांशिकी का नियंत्रण किसके दौरान होता है? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है भाई, एक्सप्लोरेटिव क्वेश्चन है। अनुवांशिकी का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मैंने जीव में किसी भी जीव के अंदर अनुवांशिकी का तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाला क्या गुण का नियंत्रण कौन करता है? कौन डिसाइड करता है कि कौन सा गुण किसी जीव के मैंने एक पीढ़ी से मैंने उसके पेरेंट्स के जो बड़े से उनके जो क्या संतान है वहाँ तक लेकर जाए? ये डिसाइड कौन करता है? किसके पास होता है ये क्षमता? तो ये क्षमता होती है किसके पास में भाई? ये क्षमता होता है, देखिए अब फिर ऑप्शन के साथ दिया। आपको ऑप्शन का ध्यान रखना, किसी भी एग्जाम्स में आपको ऑप्शन के साथ खेलना सीखना है। देखिए, अगर ऑप्शन में सिर्फ रहता है डीएनए तो मारते डीएनए। ठीक है, अगर डीएनए नहीं रहता और कभी डीएनए नहीं रहता, सिर्फ आरएनए रहता तो हम आरएनए मारते। लेकिन सर यहाँ पे डीएनए भी है, आरएनए भी है, और एक थर्ड ऑप्शन इसने दे दिया कि कुछ जीवों में डीएनए द्वारा आता था, कुछ जीवों में आरएनए द्वारा। देखिए, अब जितने भी मैंने स्टूडेंट है वो डीएनए देखते ही सब खटाक से मारते हैं डीएनए पे। देखिए, डीएनए तो है ही है, कुछ ऐसे भी विषाणु है, कुछ वायरस है जिसमें डीएनए नहीं होता है, क्या होता है? आरएनए होता है। क्या होता है? आरएनए होता है। कुछ ऐसे जीव भी है, कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव है, माइक्रोनिज्म है, जिसमें डीएनए ना होकर क्या होता है? आरएनए होता है। तो उन लोगों में लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करने का काम आरएनए कर देती है। इसलिए आपको जब भी आंसर मिले, अगर दोनों हो, कुछ जीवों में डीएनए और कुछ जीवों में आरएनए, तो आपका आंसर क्या लगाना? ऑप्शन नंबर सी लगाना होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हाँ, एक कब मारते? जब डीएनए रहता और डीएनए के अलावा आरएनए नहीं रहता और कुछ और दूसरा ऑप्शन रहता, तब हम क्या मारते हैं? यहाँ पे हम डीएनए मारते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ वाला दिया गया ऑप्शन, इसलिए आंसर क्या होगा? सी होगा। हम लोग ऑप्शन को जो देखिए, ऑप्शन देने का एग्जामिनर का ऑप्शन देने का कारण होता है कि हम लोग ऐसे ऑप्शन को चूज करते हैं जो उस तथ्य को ज़्यादा सेटिस्फाइड हो, मैंने उस तथ्य को ज़्यादा सेटिस्फाई करता हो।
हम लोग उस ऑप्शन की तरफ ध्यान देना, ना कि सिर्फ आंसर की तरफ। सिर्फ आंसर तो देना ही है, लेकिन जो आपसे पूछा जा रहा है उसके अनुसार आंसर देना है, जो उसको ज़्यादा सेटिस्फाई करे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इतना ही है। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिएगा कि अगला जो वीडियो है वो किस टॉपिक पर होना चाहिए, कौन से चैप्टर से होना चाहिए। ठीक है, बाकी वीडियो को शेयर कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।